जब देखो तुम्हारा मुंह फुला हुआ रहता है। क्या परेशानी है तुम्हें? ना जाने मेरे माँ बाप को क्या सूझी जो तुम्हारे हाथ रिश्ता जोड़ दिया। जिंदगी नर्क बन गई है। मैं यहाँ 2 कमरे के घोंसले में रहती हूँ और इनके माँ बाप ठाठ से कोठी में रहते हैं। कहा था मैंने माँ से ऐसे घर में भेजना जहाँ खुद की छत और 2 वक्त का आराम मिले। पर उन्होंने तो नौकरी देखी और उस नौकरी से क्या फूटी कौड़ी मिलती है। सारा काम मुझे करना पड़ता है और अपने सपनों को 2 कमरे में समेटना पड़ता है। रसोई में बर्तन पटकते हुए काजल अपने पति रवि को सुना रही थी। रवि बोला, जरा धीरे बोलो, फ़ोन पर माँ और बाबूजी से बात कर रहा हूँ, सुन लेंगे तो 10 सवाल करेंगे। काजल कहाँ मानने वाली थी ये सुनकर और जोर से बर्तन पटकने लगी। रवि ने बहाना बनाकर फ़ोन रख दिया और बोला, अगर तुम्हें वो घर कोठी लगता है तो वहीं क्यों नहीं रही, क्यों चली आई शहर। काजल धोते हुए बेलन को लेकर बाहर निकली और बोली, मेरी शादी तुमसे हुई थी, तुम्हारे माँ बाप से नहीं। कई बार समझाई कि बोलो उनसे गांव की ज़मीन और घर बेच दे और यहाँ हमें बड़ा सा मकान खरीद कर दे दे, पर नहीं, बस माँ बाबूजी की रट लगाए रखना, किसी काम के नहीं हो तुम। रवि बोला, कई बार बाबूजी को बोल चुका हूँ कि सब बेच दो, क्यों परेशानी में जी रहे हो, क्या रखा है इस गांव में, पर वो मेरी सुनते कहाँ हैं। काजल बोली, अरे इकलौते बेटे हो, जरा प्यार से बोलो, बूढ़े लोगों को कैसे बहलाया जाता है, क्या इतना भी नहीं मालूम। कुछ दिन उनके साथ वक्त बिताओ, देखना एक ना एक दिन मान ही जाएंगे। आखिर हमारे सिवा उनका है कौन, पहले कोशिश तो करके देखो। रवि बोला, बात तो तुम सही कह रही हो, मैं भी थक गया हूँ रोज रोज की बचत करके। काजल बोली, ऐसा करते हैं, गर्मियों की छुट्टी में गांव चलते हैं, वहाँ इतनी हरियाली होती है कि गर्मी नहीं लगेगी और बच्चों के साथ रहेंगे तो हो सकता है उनका मन भी पिघल जाए। फिर सब कुछ बेचकर यहाँ बड़ा सा मकान ले लेंगे और अगर उन्हें साथ रहने की इच्छा होगी तो रख लेंगे। दोनों ने अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाए और फिर 1 हफ्ते बाद बिना बताए गांव पहुँचे। रवि के पिता श्यामलाल और उसकी माँ शांति जी जैसे ही बच्चों को देखी फूली नहीं समाई। काजल की नज़र उस मकान पर थी जो किसी कोठी से कम नहीं थी। काजल बोली, माँ जी, क्या बाबूजी ने और खेत खरीद लिया, क्या ये सब हमारे हैं। शांति जी बोली, हाँ बहू, अब जो भी थोड़े बहुत पैसे जोड़ते हैं उससे ये खेत ही लेते जाते हैं। कहते हैं धरती हमारी माँ है, जब ये हमारा पेट भर रही है तो इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। छोड़ो इन बातों को, चलो तुम अंदर, मैं सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करती हूँ। काजल झट से बोली, अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं कौन सा थक गई हूँ, आप बैठिए, वैसे भी वहाँ से सूखा नाश्ता लेकर आई हूँ। फिर क्या था। रवि चाय पीकर शाम में अपने पिता के साथ अपने खेत खलिहान का हिसाब लगाने निकल गया। इधर काजल अपनी सास की झूठी सेवा में जुट गई। करीब 2-3 दिन ऐसा ही चलता रहा। शांति जी एक रात श्यामलाल से बोली, बहू मेरी कितनी सेवा करती है, उसमें बहुत बदलाव आ गया है। आप देख रहे हैं, मुझे कोई काम नहीं करने देती है, मेरे पैरों को तेल लगाती है, कंघी करती है और चोटी बनाती है।
ये देखिए, कल तो उसने मेरे पैरों में नेल पॉलिश लगा दी। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार नेल पॉलिश कब लगाई थी। श्यामलाल पत्नी की खुशी देखकर खुश हो रहे थे। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया। एक रोज शांति जी चापाकल से पानी भर रही थी। काजल झट से उनके पास जाकर बोली, माँ जी, आप क्यों इतना मेहनत कर रही हैं? और रवि, माँ जी यहाँ चापाकल से पानी भरती हैं तो आपने यहाँ मोटर क्यों नहीं लगवा दिया? इतने सालों से बेचारी कितना मेहनत कर रही है। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सास के लिए चिंतित काजल को देखकर श्यामलाल बोले, बहू, तुम तो बेटे से बढ़कर अपनी सास की चिंता कर रही हो। अच्छा, एक बात बताओ, शहर में कितना बड़ा घर है? रवि मुंह लटकाकर बोला, कहाँ बाबूजी, 2 कमरे का मकान है जो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। रसोई इतनी छोटी है जिसमें बस काजल ही समा पाती है। इतना सामान है कि बच्चों को पढ़ने के लिए कई बार छत पर ले जाकर बैठाता हूँ। फिर भी आप लोग रहेंगे तो हम जगह बना ही लेंगे, क्योंकि बिना आप लोगों के वहाँ मन नहीं लगता है। श्यामलाल बोले, हाँ, तुम लोगों के बिना हमारा भी मन यहाँ कहाँ लगता है। ऐसा करो, पता करो 3 कमरे का खुले मकान में कितना पैसा लगेगा। तुम्हारी माँ की खुशी देखकर लग रहा है अब सब साथ में रहें तो उसे भी थोड़ा आनंद आएगा। जो बात रवि मन में लेकर आया था वो तो श्यामलाल ने खुद अपने मुंह से बोल दिया। दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। रवि बोला, हाँ बाबूजी, मैं कल ही पता करता हूँ। काजल धीरे से रवि के कानों में बोली, आज तो इतनी अच्छी नींद आएगी कि मैं सपने में बड़ा मकान, बड़ा टीवी और एक गाड़ी और ना जाने क्या क्या देखूंगी। इतना कहकर दोनों मुस्कुराते हुए सोने चले गए। अगले दिन श्यामलाल अपने एक मित्र किशोर जी, जो कि काफ़ी अनुभवी थे, उनसे बोले, सोच रहा हूँ अब सब कुछ बेचकर बेटे के साथ शहर में रहने चला जाऊँ। बेटा बहू सेवा करते हैं और यहाँ रहकर उनकी याद में हमेशा पत्नी रोती रहती है। तो आप क्या सलाह देंगे? किशोर जी बोले, श्यामलाल, मानता हूँ मैं शहर की जिंदगी देखकर आया, पर वो भी एक मृग तृष्णा की तरह है। अगर बच्चे अच्छे हैं तब तो आप उनके साथ रह सकते हैं, पर आजकल ऐसी ऐसी खबर शहरों में मिलती है कि सुनकर मन सिहर जाता है, क्योंकि कुछ बिगड़ी औलाद हैं जो अपने माँ बाप को रास्ते पर छोड़ देते हैं या वृद्धा आश्रम पहुंचा देते हैं। श्यामलाल बोले, किशोर जी, किस्मत खराब माँ बाप की नहीं, बल्कि उन लालची औलादों की होती है जो अपने जन्मदाताओं को ऐसा दुख देते हैं। उन्हें क्या लगता है वो चैन से सो पाएंगे? अरे, पाप पुण्य सब इसी धरती पर काटना होता है, पर हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। किशोर जी बोले, अगर आपको भरोसा है तब तो आप निश्चिंत होकर वहाँ रह सकते हैं और इसमें मैं आपकी मदद कर दूँगा। आपका ज़मीन और घर मैं ले लूँगा। हाँ, एक सलाह दूँगा, कुछ संपत्ति ज़रूर यहाँ रखना, या जब वहाँ घर लोगे तो बेटे से कहना भाभी जी के नाम से घर ले। इसके 2 फायदे होंगे। नंबर 1 तो आप लोगों को सीनियर सिटीजन के नाम से टैक्स कम भरना पड़ेगा, और नंबर 2, भाभी जी के नाम से घर रहेगा तो आने वाले खतरे से भी बचे रहोगे। श्यामलाल ने बोला, आपकी ये बात मस्तिष्क में रख ली
घर जाकर बेटे से बोले, रवि, मैं गांव के एक वरिष्ठ व्यक्ति से बात कर लिया है। वो हमारी ज़मीन और घर सब ले लेगा। तुम मकान की बात करो, फिर हम सब एक साथ शहर चलेंगे। ये बात सुनते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रवि बोला, नेकी और पूछ-पूछ, मैं अभी सब इंतजाम करता हूँ। एक हफ्ते के अंदर रवि ने घर की बात भी कर ली। जब श्यामलाल ने घर को शांति जी के नाम से लेने की बात बेटे से कही और सीनियर सिटीजन वाली बात बताई, वो इतना खुश था। इस बात से उसे कोई ऐतराज नहीं था। रवि ने बिल्डर से, एजेंट से पहले ही साठ-गांठ कर ली थी। धीरे धीरे उसने घर का सामान भी मंगवा लिया और सब मिलजुल कर रहने लगे। शुरुआत के दिन तो बहुत अच्छे रहे। करीब 15 दिन तक काजल ने शांति जी को कोई काम नहीं करने दिया, बल्कि उनकी सेवा करती रही। दोनों पति पत्नी बेटे बहू से बहुत खुश थे। करीब 1 महीने बाद काजल धीरे धीरे घर के सारे काम शांति जी को सौंपने लगी। बच्चों का टिफिन बनाना, घर की साफ सफाई खुद क्या करती, मशीन में कपड़े डाल देती, फिर उन कपड़ों को सुखाने के लिए भी शांति जी से कहती। खुद पूरा दिन फ़ोन लेकर घूमती और अपने नाखूनों में नेल पॉलिश के रंग बदलते रहती। शांति जी की तबीयत बिगड़ने लगी। श्यामलाल बेटे से बोले, रवि, कोई काम वाली देख लो। तुम्हारी माँ की उम्र नहीं रही कि वो घर के काम करे। काजल बोली, घर के काम होते कितने हैं जो माँ जी थक जाती है। आधे से ज़्यादा काम तो मशीन करता है। वैसे माँ जी गाँव में तो सारा काम करती थी, वहाँ तो कोई थकान नहीं होती थी और आज तक हमने घर में कामवाली नहीं रखी है, फिर अब क्यों? रवि बोला, बाबूजी, काजल सही कह रही है। आप ये देखिए, मेरी आमदनी ही कितनी है जो मैं कामवाली को दूंगा। दोनों मिलकर घर के काम संभाल तो रही है। आप क्यों महिलाओं के काम में दखल अंदाजी करते हैं? आप आराम से रहिए। श्यामलाल बोले, कैसे आराम से रहूं, जब मैं देख रहा हूँ मेरी पत्नी दिन रात कोल्हू के बैल की तरह पिस रही है। तुम्हें अपनी माँ की तकलीफ नहीं दिखती, पर मुझे अपनी अर्धांगिनी की तकलीफ दिखती है। इससे अच्छे तो हम गांव में थे। बहू बोली, तो हमने कौन सा आपको शहर बुलाया था? आपने खुद यहाँ आने की इच्छा जताई। अब सारा दोष हम पर मत डालिए। कामवाली आएगी तो उसका खर्चा कौन देगा? आपके पास कुछ है नहीं जो आप खर्चा उठाएंगे। क्यों अपने बेटे की परेशानी बढ़ाते हैं? चुपचाप खाइए और परे रहिए। सुनो जी, आप जाओ दफ्तर, इनका तो रोज रोज का यही है। इतना कहकर वो चली गई। शांति जी श्यामलाल से बोली। बेचारी शांति जी आधी हो गई थी और श्यामलाल भी, जो खुली हवा में पहले सांस लेते थे, अब एक कमरे में बंद रहते हैं। दिन रात काजल कहती है, अभी घर में कोई मेहमान है, आप कमरे से मत निकलिएगा। बाजार के काम श्यामलाल से करवाती थी। दोनों की हालत नौकरों जैसी हो गई थी। जब भी श्यामलाल कुछ कहते तो काजल और रवि दोनों लड़ने लगते थे। एक रोज़ शांति जी को बहुत खांसी हो रही थी। उन्होंने बेटे बहू को बहुत आवाज़ लगाई, पर दोनों ने अनसुना कर दिया। श्यामलाल बोले, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। जब वो पानी लेने के लिए रसोई की तरफ जा रहे थे तो बेटे बहू की आवाज़ें आ रही थी। काजल बोल रही थी, अब मैं
थक गई हूँ इन लोगों से। जितनी जल्दी हो अपने माँ बाप को बाहर का रास्ता दिखाओ। रवि बोला, पर गांव का घर जमीन सब बेच चुके हैं तो ये लोग जाएंगे कहाँ? काजल बोली, दुनिया भर के रिश्तेदार पाल रखे थे जिन्हें बुला बुला कर खिलाते थे। जाए वहाँ जाकर रहे, और कुछ नहीं तो शहर में कितने सारे वृद्धाश्रम हैं, उनका पता दो और कुछ पैसे उनके हाथ में पकड़ा कर दफा करो। इस बड़े से घर में वो लोग किसी कबाड़ से कम नहीं हैं। रवि बोला, अगले हफ्ते बच्चों की छुट्टी हो रही है, उन्हें लेकर पहले घूमने तुम्हारे भाई के पास चलते हैं। वहाँ से आकर इन लोगों का कुछ इंतजाम करता हूँ। सच कहा तुमने, रोज रोज की चिक से मैं भी थक गया हूँ। मैं सोचा था बूढ़े हो गए हैं, 1-2 साल जिएंगे, फिर सब रास्ता खाली हो जाएगा, पर इन्हें देखकर तो नहीं लगता कि ये ऊपर जाने वाले हैं। श्यामलाल को अपने ही कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो पत्नी को पानी दिए और आराम से कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगे। शांति जी बोली, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? वो बोले, शांति, हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर उन्होंने पत्नी को सारी बात बताई। शांति जी रोकर बोली, हमारी किस्मत ही फूटी है। वो बोले, खराब किस्मत हमारी नहीं बल्कि इन बच्चों की है। इन्हें क्या लगता है इनके अलावा हमारा दुनिया में कोई नहीं है? अरे दुनिया इतनी बड़ी है, जहाँ प्यार और भरोसा बांटो तो पराये भी अपने हो जाते हैं। शांति जी बोली, फिर अब क्या आपने कुछ सोचा कि अब क्या करेंगे? हम तो रोड पर आ जाएंगे। वो बोले, तुम चिंता मत करो, मैं भी इसका बाप हूँ। इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर भूल नहीं पाएगा। अब तक पिता का फर्ज निभाता आया, अब इसे मैं बताता हूँ कि एक बाप क्या क्या कर सकता है। कुछ रोज बाद रवि परिवार के साथ निकल रहा था। काजल शांति जी से बोली, माँ जी मेरे पीछे घर का ध्यान रखिएगा। श्यामलाल बोले, हाँ हाँ बहू, तुम निश्चित होकर जाओ, जो भी बिगड़ा होगा उसे हम बिल्कुल सही कर देंगे। तुम आओगी तो देखकर हैरान हो जाओगी। काजल मुस्कुराते हुए रवि के कान में बोली, मन तो नहीं करता कि फ्री के चौकीदारों को घर से निकालूं, पर मुझे ये पुराने एंटीक पीस घर में नहीं चाहिए। दोनों मुस्कुराते हुए चले गए। इस बीच श्यामलाल ने वहाँ की सारी घटना किशोर जी को दी। किशोर जी अपने एक मित्र के साथ जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई और घर के कागजात दिखाए। किशोर जी की शहर में बहुत जान पहचान थी। उन्होंने सुझाया कि आपके घर के पास ही बहुत बड़ा अस्पताल बना है, जहां कई नर्स रहने के लिए मकान ढूंढ रही है। आप उन्हें अपने मकान में रख लो, आपकी आमदनी भी हो जाएगी और आप लोगों की देखभाल भी होती रहेगी। श्यामलाल ने 6 लड़कियों को 2 कमरा दे दिया। अब वो लड़कियां जब अपने लिए खाना बनाती तो उन दोनों के लिए भी बना देती। अब वे सभी नर्स थी तो उनके स्वास्थ्य की भी परेशानी हल हो जाती थी। इस तरह से करीब 10 दिन में उस घर का श्यामलाल ने नक्शा ही बदल दिया। बेटा बहू जब घूम कर आए, दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्हीं में से एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही काजल अंदर जाने लगी, वो बोली, अरे इस तरह से कहाँ घुसी जा रही हैं? काजल बोली, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? ये मेरा घर है। और तुम कौन हो? दूसरी लड़की बोली, नहीं,
ये घर श्यामलाल का है और हम सब उनके किराएदार हैं। ये सुनकर बेटे बहू के होश उड़ गए। काजल जोर जोर से चिल्लाई, माँ जी, पापा जी, बाहर निकलिए। ये हमारे घर को क्या आपने हॉस्टल बनाकर रख दिया? और आपको कोई नहीं मिला तो नर्स को घर में रखने लगे। ये हमारा घर है, कोई अस्पताल नहीं। हमने आपको रहने की जगह दे दी। ये क्या कम था? मैं तो कहती हूँ इन लोगों के साथ आप भी मेरे घर से निकलो। श्यामलाल बोले, तुम्हारा घर? बहू, दिन में सपने देख रही हो क्या? ये घर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरी पत्नी का है। पूछो अपने पति से किसके नाम से है ये घर। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? काजल रवि की तरफ देखी। रवि को सीनियर सिटीजन वाली बात याद आई और वो हैरान रह गया। श्यामलाल बोले, तुम्हारे ऐसे ही व्यवहार के कारण मैंने पुलिस में तुम लोगों की कंप्लेन दे दी है। अभी तो वो कुछ नहीं करेंगे, परंतु अगर तुम लोगों ने कुछ चालबाजी की तो जेल की हवा खाओगे। तुम्हारा सारा सामान बाहर के स्टोर रूम में रखा है, उसे उठाओ और निकलो हमारे घर से। बेटे बहू माँ बाप के पैर पकड़ने लगे और कहने लगे, हमें हमारी भूल के लिए क्षमा कर दीजिए। हमारे मन में लालच आ गया था। हमारी किस्मत खराब थी जो हम आपको पहचान नहीं पाए। शांति जी बोली, अब पता चला कि खराब किस्मत माँ बाप की नहीं बल्कि बिगड़ी और लालची औलादों की होती है। जिस चालबाजी से तुम लोग हमें गांव से यहाँ तक लेकर आए, अब वो हमारे सामने आ चुकी है। तुमसे भले तो ये बच्चे हैं जो रहने का दाम भी देते हैं और हमारी सेवा भी करते हैं। हमारे मरने के बाद हम ये घर ऐसे ही माँ बाप के लिए छोड़ जाएंगे जिनके बच्चे तुम जैसे बदकिस्मत होते हैं। अब निकल जाओ हमारे घर से और दोबारा लौटकर मत आना। 6 की 6 लड़कियों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। काफ़ी समय तक रवि को दर दर भटकना पड़ा और इधर श्यामलाल को पराए बच्चों से अपनापन मिला और आगे चलकर उन्होंने अपना वो घर वृद्धा आश्रम के नाम किया ताकि उनके जैसे माता पिता को कोई कष्ट ना हो। दोस्तों, कई बार पैसे के लालच में आकर और अपने स्वार्थ के कारण हम अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं और यह भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अपने जीवन में कितनी समझौते किए हैं। बच्चे अगर माँ बाप से प्यार करें तो आश्रम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।